तो ये समझ में आया था कल, ट्राई किए कि नहीं? हेलो, हाँ, पता नहीं यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ठीक ठीक, हाँ भाई क्या कह रहे थे? तो ये समझ में आ रहा था कुछ, और मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था ना। थोड़ी सी बात याद करना, पूछेगा क्या तुमसे? रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन से कहानी क्या करनी है, शुरू करनी है। एक नाम और पूछेगा, इसलिए बार बार हम ले रहे थे रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। एक क्लास है ना, जब गिवन मेथड कॉल करते हो तो तुम्हें ऑब्जेक्ट अपने आप मिलता है किसका? रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का। बाकी जितने मेथड दिख रहे हैं सब उसी के हैं, 3-5 करके, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के। बस जब ये ऑथ वाला यूज करते हो, कौन सा ऑथ? ऑथ मतलब ऑथेंटिकेशन, वो यूजर नेम पासवर्ड, तब वही तुम्हें ऑथेंटिकेशन एक वो दिखता है स्पेसिफिकेशन, लेकिन वो भी रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का भाई बंधु ही है। मान के चलो दिमाग में क्या रखना है, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। कॉल करते चले जाओगे तो इंटरव्यू में कोड लिखवाएंगे खूब, कहेंगे एक ये यूआरएल है, अभी कल किसका इंटरव्यू था वो यही चीज दिया कि एक यूआरएल का, देखो ये भूल रहे हैं ना, कोई यूआरएल का था, कहा ये यूआरएल है, इस पे रिक्वेस्ट भेजनी है, और रिक्वेस्ट भेजोगे रिस्पांस में ये आएगा। क्या आएगा जानते हो? क्या बोला रिस्पांस में आएगा? कहा सिटी, वो हाँ वो AQweather करके है ना साइट कोई, हाँ AQweather.com है ना, कहा AQweather.com की कोई API भी है, कहा ये इस पे रिक्वेस्ट भेजना, और इसके बाद उसमें ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, और उसने बोला कि रिस्पांस आएगा, रिस्पांस में आएगा सिटी, टेम्परेचर है ना, वो विंड स्पीड, ऐसे ऐसे करके 5-7 चीजें आएंगी जेसन में, वही चीज वो करना है, मैच करना है, उसी का कोड लिखो। क्या लिखे? अरे तुम लोग को पढ़ा गए थे, फट से लिख दिए कि यही लिखे रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन, फिर लिखा कंटेंट टाइप नहीं लिखा, गेट रिक्वेस्ट थी उसकी, तो वहां काहे को कंटेंट भेजोगे, बॉडी भेजनी नहीं तो काहे को कंटेंट टाइप दोगे। लेकिन हाँ डॉट एक्सेप्ट लिखा, डॉट ऑथ लिखा, डॉट बेसिक लिखा, यूजर नेम पासवर्ड में डबल कोट्स में ऐसे कुछ भी फर्जी लिख दिया, फिर डॉट क्या लिखा, बॉडी नहीं लिखा, गेट रिक्वेस्ट थी ना, फिर डॉट क्या लिखा, गेट लिखा, यूआरएल भेजा। हाँ वो ये भी बोला कि उसमें वो भेजना है पैरामीटर, उसने कहा क्वेरी पैरामीटर है सिटी और उसकी वैल्यू है मुंबई। तो यार याद रखो यहीं पे एक मेथड और होता है, जैसे मान लो गेट रिक्वेस्ट अगर भेज रहे हूं, तो यहीं एक मेथड और होता है डॉट, हाँ ठीक, अच्छा 2 लग गए, डॉट क्वेरी परम। क्या होता है? क्वेरी परम एक मेथड है, क्वेरी परम, वही क्वेरी पैरामीटर के लिए यार, क्वेरी पैरामीटर में क्वेरी परम मेथड एक है, इसमें की और वैल्यू भेजना है। अब हमने सीधे क्या भेज दिया, हमने हाँ बस ऐसे लिख दिया हमने, क्या सिटी, और यहाँ लिख दिया क्या मुंबई, और बोला हमने कि ये जो पैरामीटर है अगर तुम चाहते हो कि कोड में डायरेक्ट न लिखें तो कहीं एक्सेल से हम क्या करेंगे, उठा लेंगे, वो कोड भी तुम जानते हो भाई, जहाँ पे एक्सेल से उठाना रहेगा तुम्हारा मेरा वाला कोड यूज कर लोगे, वो कोड जाएगा वहां से सारा डेटा एक मैप में उठा के लेके आ जाएगा। हमने कहा जी ऐसे ही, फिर यही लिखा डॉट क्वेरी परम सिटी मुंबई, और AQweather.com जो उसका क्या था यूआरएल वो दे दिया, बस यही कोड लिखा। इसके बाद फट से, और तुम्हें पता ही है जब लास्ट में डॉट गेट या डॉट पोस्ट मेथड कॉल करोगे तो गेट पोस्ट इनका जो रिटर्न टाइप होगा वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट देंगे, रिस्पॉन्स का, इसीलिए रिस्पॉन्स पे रख के गेट स्टेटस कोड किया, स्टेटस कोड मिल गया, वेरीफाई कर लिया, 200 ये कोड लिख दिया, और उसने कहा सिटीविटी निकालने को बोल रहा था वो, उसकी तो जेसन आसान थी, कल वाली जेसन जो हम बता रहे थे वो तो टेढ़ी मेढ़ी थी ना यार। जेसन से हमको अंदर प्रॉपर्टीज में जाए गए, प्रॉपर्टीज से एरे में गए, एरे का फिर अंदर से की वैल्यू निकाले, तो ऐसा कोड लिखे थे ना,
यही वाला सेम कोड उसके सामने लिखा हमने कि जो रिस्पांस आया था, ये बताया था ना कल, रिस्पांस डॉट गेट बॉडी डॉट एज प्रिटी स्ट्रिंग करोगे, मिल जाएगा क्या, जेसन का जो रिस्पांस आया है सारा स्ट्रिंग में क्या होगा, हमें मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, और वही जेसन वाली स्ट्रिंग यहाँ पे भेज देंगे, तो बन जाएगा क्या, जेसन का ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट जानते हो किसका बनेगा, जेसन की रूट का बनेगा। जेसन हमेशा कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है ना, तो रूट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो हम क्या किए थे, डॉट गेट जेसन एरे किए थे, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज की उठा रहे थे उसकी वैल्यू क्या थी, एरे थी ना, और फिर उसमें से हमको दूसरा चाहिए था तो हमने क्या भेज दिया था, 1 भेज दिया। पहला चाहिए होता तो फिर, और ये ऐसे निकाल रहे थे, भाई यही वाला कोडवा उसके सामने लिखा, वो भी इतना मुश्किल भी नहीं लिखा, उसको तो बस यही करके दिखाया था, इतना गेट स्ट्रिंग और लिख दिए क्या, सिटी, फिर ऐसे ही टेम्परेचर, फिर ऐसे ही ये, फिर ऐसे ही ये। और एक चीज बोला था, वो पूछा था कि ये भी पता लगाओ कि जो रिस्पांस आया, ध्यान से सुनना, ये चीज भी पढ़ाए हैं, जोड़ना भी इस चीजों को सीखना पड़ेगा ना। उसने ये भी चीजें पूछी थी कि हमें ये भी पता करना है कि जो रिस्पांस आया है वो ये बताओ हमें, वो जेसन एरे है या जेसन ऑब्जेक्ट है या क्या है, हमें ये जानना है। देखो रिस्पांस आता है, कई बार रिस्पांस ऐसा आएगा जैसा तुम्हारे सामने था, कहाँ गया पोस्टमैन, कई बार रिस्पांस ऐसे आएगा, मान लो कहीं भी चलो सकते हैं, कई बार रिस्पांस ऐसे आएगा, मान लो रिस्पांस आया और जी ऐसे आया, हाँ जो भी है, नहीं ये पूरा एरे नहीं है, मेन तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे है, तो ये हम कहेंगे जो रिस्पांस आ रहा है वो जेसन के ऑब्जेक्ट में आ रहा है। अगर हाई लेवल पे बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर भैया दूसरी कहानी है कि एरे है कि फलाना है कि डिमाका है। कई बार रिस्पांस बहुत लोगों का ऐसे भी आ जाता है, डायरेक्ट ही कहां से शुरू हो रहा है, एरे से, तो ये क्या दे रहा है, तो ये सवाल पूछा, ये उस समय तो हमको भी सोचे यार कि ये क्या पूछ रहा है, क्योंकि ये तो न कोई हमसे पूछा था ना हम कभी ये काम किए थे कि ये जानने की कोशिश करें कि किसका आ रहा है, जो आ रहा है दिख जाता तो उसके साथ हम कोड कर देते थे। वो कह रहा था हमें जानना है कि ऑब्जेक्ट किसका है, वो ऑब्जेक्ट है या जेसन, जो रिस्पॉन्स आया है वो डायरेक्ट जेसन का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है या क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा है। तब जब ये भी था उसके, मतलब उसने 5-7 चीज ऐसे लिख दी थी, कहा हर सब काम करने का कोड लिखो, तो उसमें एक सवाल ये भी लिखा था, हमें ये भी पता करना है कि ऑब्जेक्ट किसका है। तो जानते हो तुम लोग को एक चीज़ हम पढ़ाए हैं, और वो भी डाउन कास्टिंग के टाइम पे बताया था हमेशा कि वो डाउन कास्टिंग करो जब उस चीज़ का ख्याल रखो। जैसे ये जेसन का मान लो ऑब्जेक्ट आ गया, ये जेएस यही आया ना भाई, हमने जो जेसन की स्ट्रिंग मिली हमको रिस्पॉन्स में वही हमने भेजा जेसन ऑब्जेक्ट में, तो हमें क्या मिल गया, जेसन का ऑब्जेक्ट। अब उसने बोला, तो हमने कहा याद करो ये कोड तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, यहाँ लिखो इफ जेएस, भूल गए, इंस्टेंस ऑफ, और लिखो ना जेसन ऑब्जेक्ट। अगर जेएस के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा तो जानते हो क्या होगा, इफ के अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। फिर ये कोड लिख दिया उसी के सामने। याद करो डाउन कास्टिंग में पढ़ाया था ना ये चीज, ये जानने के लिए यार कि डाउन कास्टिंग करने से पहले चेक कर सकें कि इसमें होगी भी कि नहीं, अब ये जानने के लिए किससे डाउन कास्ट होके ये आया है, और यहाँ लिख दिया जेसन एरे, ये वो वाला कंसेप्ट यूज कर लिया था। अच्छा ये जेसन ऑब्जेक्ट है, वो जानते हो क्या बोला, वो ये बोला कि जेसन,
यार जब हम पता करते हैं इस इंस्टेंस ऑफ करके ना, तो पेरेंट चाइल्ड में पता करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते थे ना यार कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट टाइप का है, लेकिन हम कैसे जाने कि किस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट इसमें बना है, इसीलिए इंस्टेंस ऑफ में चाइल्ड का नाम लिखते थे ना। वो कह रहा है जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन एरे का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कहाँ लिख रहे हो, तो इसीलिए हमने इसको किस में रख दिया। तुम्हें तो पता है ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है। अब ऐसे ये भले जेएस में आया है, किस टाइप का है या नहीं, किसका इंस्टेंस है वो पता लग जाएगा। ये उस कंसेप्ट को यहाँ यूज कर लेना होगा। तो कोड सही है, बहुत मुश्किल नहीं है ना। और तुमको जेसन पढ़ना हमने बस सिखाया था एक बार ना। और देखो कल जब हम उठा रहे थे डेटा, तो जैसे पढ़ रहे थे जेसन को, उसी एंगल उसी स्टाइल में हम लोग क्या कर रहे थे, उठा भी रहे थे कि नहीं उठा रहे थे, है ना। इसको कमेंट कर देते हैं। यार इतना ही रेस्ट एश्योर्ड है, ले देख कहानी इतनी ही है, इससे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो तो एक बार थोड़ा बहुत इसको चला के देखा किसी ने कि नहीं? चला के देखो यार, यूजर कोड है तुम्हारे सामने, यूजर नेम पासवर्ड ही तो बदलना है, चलना चाहिए। अच्छा वो हाँ क्लास नॉट फाउंड वो बताए थे ना एरे वाला। अच्छा हाँ, आज चलो पहले एक नई चीज शुरू करते हैं, इसीलिए मैवन कि आज से झंझट ही खत्म हो जाएगी। चाहे सेलेनियम, रेस्ट एश्योर्ड कुछ भी यूज करना होगा, किसी की जार चाहिए जो अभी तक जार डाउनलोड करके ड्रामा करते थे, वो ड्रामा करने की जरूरत नहीं रह चाहिए। कोई जार चाहिए, एक लाइन कॉपी करके पेस्ट मारो, सिस्टम खुद ही डाउनलोड कर लेगा। मान लो तुम्हारे पास वर्जन है 3.8, तुमको चाहिए 3.9, तो पहले क्या करते थे, 3.9 वाला डाउनलोड करते थे, फिर बिल्ड पाथ करते थे, 8 वाले का पाथ हटा के 9 वाला सेट करते थे, तब होता था ना। ये ड्रामा जरूरत अब नहीं है। वहां बस ये जो यूज करने जा रहे हैं, वहां एक जगह लिख दोगे 3.8 लिखा है ना, 8 हटा के 9 लिख दोगे, वो बस सेव करोगे। वो इतना इंटेलिजेंट खुद है कि जाके सिस्टम पे चेक कर लेगा कि है क्या। अच्छा 3.9 नहीं है, डाउनलोड कर लेगा, और अगर होगा तो कहेगा कोई बात नहीं। तो कितना बढ़िया है ना। तो ये अच्छा, इसी एक चीज और याद रखना, लोग सेलेनियम को कई बार बोलते क्या है, सॉरी इसको जार को क्या बोलते हैं जानते हो? देखो तुम लोग क्या कहते हो, सेलेनियम की जार ले लेंगे, तो कई बार वर्ड याद रखना, कई बार लोग शब्द इस्तेमाल करेंगे लाइब्रेरी, कहेंगे कि सेलेनियम की लाइब्रेरी डाउनलोड कर लेंगे, तब भी समझ जाना कि जार की बात कर रहा है। या कई बार वर्ड यूज करेंगे सेलेनियम की डिपेंडेंसी डाउनलोड कर लेंगे, क्या डिपेंडेंसी, तो भी समझ जाना बंदा जार की ही बात कर रहा है, कोई दूसरी बात। जार बोले, लाइब्रेरी बोले, डिपेंडेंसी बोले, है ना, समझ जाना बात क्या है, एक ही है, वही जार की बात कर रहा है सब लोग। ठीक है, तो एक कंपनी है मैवन, मैवन कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी तो अपाचे वालों की है। ठीक है, इसकी अपाचे, अपाचे एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है आईटी की, जो आईटी में बहुत सी चीज़ें इसकी खुद की है। उन लोगों ने एक टूल बनाया, कंपनी का नाम क्या था, एक कंसेप्ट दिया या टूल बनाया, जो चाहो वो बोल लो इनको, किसने, अपाचे ने, और इसका नाम रखा एंट। मैं नाम क्या रखा, एंट। और ये बात है आज के 20-25 साल पहले। तब होता क्या था, जैसे एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले जब दुनिया 25 साल पहले काम कर रही थी, तब भी क्या था, जैसे एक डेवलपर है काम कर रहा है, और हमने कुछ सॉफ्टवेयर दिया, तुम यूज कर रहे हो, तुमने कुछ कमी बताई, तो हम अपने सिस्टम पे क्या करेंगे, उसको ठीक करेंगे ना। हमें क्या करना होगा, हम भाई पुराना कंपाइल्ड कोड हमें हटाना हो, पहले हमें क्या करना होगा, पुराना कंपाइल्ड कोड डिलीट करना होगा, नया कोड लिख के फिर से क्या कराना होगा, कंपाइल कराना होगा, उसको यहाँ वहाँ रखना होगा, है उसको। अगर कोई नई जार चाहिए तो नई जार क्या करनी होगी, सेट करनी होगी। 72 काम थे ना मेरे पास, तो एक ये लोग टूल बनाए जिसका नाम रखे क्या, एंट। एंट पढ़ते हैं, आंट पढ़ते हैं, एएनटी पढ़ते हैं, जो जिसको पढ़ना है पढ़े। एंट नाम का इन लोगों ने क्या बनाया, एक टूल बनाया। उसमें ये खूबी दी कि जो कंपाइल कराना है, ये कराना है, वो कराना है, या तो कमांड प्रॉम्प्ट से वाले ड्रामे करो,
या तो कुछ इधर उधर करो। इन्होंने एक खूबी दी कि हर काम करने के लिए हम तुमको एक लाइन बता रहे हैं, ये लाइन, और उन्होंने क्या दिया, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने एक फाइल दी। कैसी फाइल दी? XML। कहा इसी एक फाइल दे रहे हैं जो चीजें अलग अलग करते हो। सब पहले अलग अलग करता था डेवलपर ना, तो जब डेवलपर को ये काम आता था उसका घंटा 2 घंटा उसमें क्या होता था, चला जाता था। तब अपाचे वालों ने एक टूल बना के दिया, क्या, एंट, कि ये सब काम पुराना कंपाइल्ड कोड डिलीट करना, फिर से कंपाइल करके वहाँ रखवाना, जार मैनेज करना, ये करना वो करना, ये ड्रामा तुम जो बार बार अलग अलग करते हो ना, हम तुमको एक टूल दे रहे हैं, मेरा टूल यूज करो। मेरा टूल तुमको दे रहा है एक XML फाइल। कौन सी फाइल? XML फाइल। इसी में सब लिख दो क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जब मेरे टूल को चलाओगे तो XML फाइल जाके पढ़ेगा और उसमें लिखा है क्या करना है और क्या नहीं करना। तो चीजें लोगों के लिए क्या हो गई, आसान हो गई। वही जो डेवलपर एक बार ये काम करने में 2-4 घंटे लगाता था, वो काम क्या करने लगा, 1 मिनट में होने लगा। हर चीज उन्होंने कह दिया, भाई हम XML दे रहे हैं, उसका लिखने का तरीका भी समझा दे रहे हैं, मेरी हेल्प है, पढ़ लो, और जो काम करना है XML में लिख देना, हम कर देंगे। तो एंट मार्केट में क्या हुआ, चलने लगा। और इसको बोलते हैं इसीलिए क्या, अरे यार तुम बताओ, मेरा एक जावा का सॉफ्टवेयर हम बनाए, तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम क्या है, बिल्ड तुम्हें मिली है, तुम कोई गलती बताओगे, हम क्या करेंगे, मेरे पास तो कोड है ना, फिर हम क्या करेंगे, पुराने कंपाइल कोड को डिलीट करेंगे, फिर से उसमें नया चेंज करेंगे, फिर से कोड को क्या कराएंगे, कंपाइल कराएंगे, चला मिला के हो जाएगा, तो कहेंगे अब ले लो, तो तुम कहोगे नई बिल्ड आ गई ना। हमने क्या किया, तुमको पुरानी बिल्ड के बाद क्या दिया, नई बिल्ड दिया ना, तो उसको करने के लिए हमें पुरानी फाइलें डिलीट करनी, नया कंपाइल करा के वहां रखना, 72 काम था ना, वही काम तो एंट कर रहा था। इसीलिए इस टूल को बोलना, इन्होंने कैटेगरी इसकी बनाई क्या, बिल्ड ऑटोमेशन टूल, कि जो बिल्ड प्रोसेस है, मतलब कुछ नया बना के कस्टमर को देना। भाई कोड लिख लिए, फिर भी हमें ड्रामा करना है ना, उनका वहाँ पुराना वाला हटाना है, नया वाला रखना है, फलाना करना है, ढिमाका करना है, 72 काम है ना, वो काम एंड कहने लगा कि XML में लिख दोगे, हम उस स्टाइल पढ़ के कर देंगे, तुमको एक एक चीज करने की जरूरत नहीं है। तो नाम लोगों ने क्या दिया इसको, इस कैटेगरी को दिया गया। तो लोगों ने बताया एंट इज अ बिल्ड ऑटोमेशन टूल, जो बिल्ड करने का प्रोसेस है उसको क्या करेगा, ये ऑटोमेट कर देगा, इसलिए बिल्ड ऑटोमेशन टूल। यही ऑर्गेनाइजेशन अपाचे वालों ने 5-7, लेकिन हाँ एंट में एक समस्या थी। पहली, एंट बड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, चीजें बहुत सी याद करनी पड़ती थी, और चीजों का तरीका, बहुत से काम करने का तरीका अलग अलग था, तो दिमाग उसमें ज्यादा लगाना पड़ता था। और एक समस्या और भी एंट में थी, वो जानते हो क्या थी, वो ये थी कि भाई नई जार आ गई किसी की, मान लो हमने किसी भाई जार को यूज करके अपना बिल्ड किया है, काम किया है, नई जार आ गई, तो हमको पुरानी जार वहां हटा के नई जार वहां ले जाके रखनी मखनी पड़ती थी, ये सब काम करना पड़ता था। तब ये लोग लेके आए क्या, 2007 में लेके आए क्या, मैवेल। इसने कहा कि उनकी कमियां हम दूर करते हैं, हम भी क्या हैं, बिल्ड ऑटोमेशन टूल ही हैं। देखो वही कंपनी एक अपना चीज बनाई थी, लेकिन एक और अच्छा प्रोडक्ट 6-7 सालों बाद लेके आई, और उसने कहा उसकी कमियां हम दूर करते हैं। बात नंबर 1, पहले कहा वो भी XML में थी, ये भी XML में है, तो घबराओ मत, तुमको कुछ नया सीखना पड़ेगा। नंबर 1 बात, तो कस्टमर को लगा, ये यूजर को लगा, ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात कही कि इसमें जो चीज़ों को मैनेज करते हो उसको भी हम आसान बना दे रहे हैं। हर चीज़ को मैनेज करने का एक ही तरीका, जिसको इन लोगों ने बोला क्या, प्लगइन। क्या बोला, प्लगइन। कहा क्या करना है तुम्हें बताओ, बिल्ड करने के बाद तुम चाहते हो पूरी टीम को मेल चली जाए, मेल का प्लगइन उठा लो, फलाना काम हो जाए उसका प्लगइन उठा लो। तो इन्होंने कहा हर चीज का प्लगइन, तो एक ही कंसेप्ट दिमाग में, एक ही कंसेप्ट रखना है, क्या, किसका, प्लगइन्स का। नंबर 1, तो आदमी कहा भाई यूजर बोला ये अच्छी बात है। तीसरी चीज बोली, जार के लिए परेशान रहते हो ना, कि नई आई तो पुरानी हटाओ, नई रखो, करा ये भी हम खत्म कर दे रहे हैं, पूरा ऑटोमेटिक कर दे रहे हैं। तुम बस लिखो क्या चाहिए, नहीं होगा सिस्टम पे तो डाउनलोड कर देंगे,
होगा तो डाउनलोड नहीं करेंगे, सीधे चलाना या यूज करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो फिर धीरे धीरे लोग मैवन पे शिफ्ट करना क्या किए, स्टार्ट किए। हम लोग शुरू में यूज कर रहे थे, लेकिन वही है, कोई भी नई चीज एक दिन में नहीं आ जाती है ना, आने में समय लगता है। हम लोग 2011-12 में यूज कर रहे थे, तब एंड टू यूज किया करते थे खूब, जबकि 2007-8 में ये आ गया होगा, आई थिंक पढ़ोगे तो मिलेगा कि 2007-8 में लॉन्च हो गया, स्टार्ट हुआ था ये। लेकिन धीरे धीरे 2000 हम ही लोग अपनी आँख के सामने देखे, 2015-16 आते आते एंड क्या होने लगा, एकदम डाउन गया। उन्हीं का था, उन्हीं के दोनों प्रोडक्ट थे, वो उनका ये प्रोडक्ट डाउन एकदम खत्म होने लगा, और वो जो दूसरा था, अब हर जगह तुमको क्या मिलेगा, मैवन मिलेगा। कहीं चले जाओ, डेवलपर हो, टेस्टर हो, जो भी यूज कर रहा होगा, क्या यूज कर रहा होगा, मैवन। और अच्छा, हमने एक बात बोली ना कि यार जार अपने आप क्या करेगा, ये डाउनलोड कर लेगा। तो कहाँ से भाई, अब अच्छा बताओ। अच्छा, तो इसीलिए इसके लिए इन लोगों ने एक साइट बनाई जिसका नाम रखा इसका नाम भी बार बार बदलता रहा है। आजकल चल रहा है mvnrepository.com, mvnrepository.com। कभी इसका नाम था maven.org, कभी इसका नाम था M2 repository ऐसे करके था, हैं। तो अब लेकिन जो है वो क्या है, तो भाई एक साइट इन्होंने बनाई जिसका नाम क्या रखा, mavenrepository.com। नेट से नहीं कनेक्टेड है क्या हम लोग? अच्छा, मैवन हो गया ना, मैवन नहीं है यूआरएल, MVN शॉर्ट में इन लोगों ने रख दिया। तो इन्होंने एक सर्वर बनाया अपना, और उसका एड्रेस क्या दिया, mvnrepository.com, और दुनिया में सबसे कहा तुम्हारे पास जार है, फ्री में देते हो, जैसे सेलेनियम वाले फ्री में देते हैं ना, ओपन सोर्स है। तो कहता जिसको जिसको फ्री में देना है, आओ मेरी साइट पे अपना अपना जार सब लोग अपलोड कर दो। तो यहाँ लाखों से ज्यादा जार्स लोगों ने अपनी अपलोड कर दी। तो जब मैवन चलता है ना, तो उन्हीं की साइट है, वहीं पे सब लोग अपलोड किए हैं। अब इतना फेमस हो चुका है कि अगर कोई भी कुछ ओपन सोर्स बनाएगा तो कहेगा भैया मैवन वालों, मेरा भी अपने यहाँ क्या कर लो, रख लो, मेरे कस्टमर भी वहीं से क्या कर ले। जैसे प्ले स्टोर नहीं है भाई, वैसे सेम ये है MVN repository, जहाँ पे जैसे प्ले स्टोर पे सारे ऐप्स हैं, वैसे mvnrepository.com पे सारी क्या है, जार्स लाखों हैं। समझ रहे हो? जो भी ओपन सोर्स होगा, थोड़ा भी स्टैंडर्ड होगा, वो यहाँ पे मिलेगा। तो अगर भाई हम ही कुछ बनाए अपना, हम ही चाहते हैं ना दुनिया में ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो वो चीज़ हो सकता है अपनी साइट पे भी रख देंगे, और इन लोगों से रिक्वेस्ट करके इनकी साइट पे भी रखवा दें, जैसे सेलेनियम वालों ने किया है। सेलेनियम की साइट से भी मिलता है, और सेलेनियम इनके यहाँ से भी मिलता है। सर्च मारो, लो भाई, सेलेनियम वालों ने बहुत ढेर सारी जार क्या करवा रखी हैं इनके यहाँ, अपनी अपलोड कर रखी है। समझ रहे हो? यहीं से सब आएगा ना, सब लोग यहीं डाले हैं तो यहीं से तो आएगा। और मैवन वालों की अपनी वेबसाइट है, तो वो लोग जानते हैं वहीं है, वहीं से उठा ले आते हैं। तुम्हें बताना नहीं पड़ता कि फलाने वाली साइट पे जाओ या डिमाके वाली साइट पे जाओ, उनको बोलो बस ये चाहिए, वो लोग अपनी रेपोजिटरी, इसको बोलते हैं ये लोग रेपोजिटरी, इसीलिए देखो नाम क्या रखे हैं, MVN रेपोजिटरी। रेपोजिटरी का मतलब क्या होता है? हाँ, जमा करना, इकट्ठा करना, या कोई चीज़ हम जैसे मेरी तिजोरी है, वो रिपोजिटरी है जहाँ पे हमने चीज़ें अपनी क्या कर रखी हैं, इकट्ठा करके स्टोर करके रखी हुई है, उसी को क्या बोलते हैं, रिपोजिटरी। इसीलिए नाम ये लोग क्या रखे, MVN रिपोजिटरी। और जानते हो ये जो जगह है जहाँ सब रखा है MVN रिपोजिटरी, जहाँ सब लोग ये लोग सब उठाते हैं, इसको ये लोग नाम देते हैं क्या, सेंट्रल रिपोजिटरी। क्या? सेंट्रल रिपोजिटरी। तो ये जो mvnrepository.com है, ये मैवन वालों की क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी। सेंट्रल मतलब सबका सेम है यार, मेरा तुम्हारा सबके लिए क्या है, यही हमारी क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी है, यहीं से सारी चीज आती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल रिपोजिटरी। पूछते हैं मैवन में रिपोजिटरी भी 3 टाइप की होती है, तो पूछते हैं कितने टाइप की होती है, तो बताओगे 3 टाइप की।
एक तो अभी बता ही लोगे कौन सी, सेंट्रल। कह दो पूछेंगे सेंट्रल वाली कहाँ है, तो कह दो भाई MVN repository.com पे जो रखा है सब, वो सब किसका हिस्सा है, सेंट्रल रिपोजिटरी का। ठीक है, क्लियर, इतना पता है, कुछ आइडिया लगा। अब इसके ऊपर आते हैं आगे, बताएंगे ऐसा तो नहीं बताएंगे देखो, लेकिन तब ये लोग अब ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बात बता दी ये लोग, मैन वाले ये देंगे ये देंगे ये देंगे, है तुम खुश भी हो गए कि हमें चाहिए। तब वो लोग अपनी शर्त रखे, भाई देखो ऐसे नहीं मिलेगा, पैसा नहीं चाहिए हमें, लेकिन ये जरूर चाहिए कि आप जो अभी तक लोग प्रोजेक्ट बनाते थे ना जावा के, अब जावा के प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे आप लोग। अगर मेरा फायदा उठाना है तो आपको आज से मैवन प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आपको मैवन का फायदा लेना है तो आपको मैवन प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर है ये? क्या हुआ? तो दो अच्छा डिस्टर्ब हो गया होगा। हाँ भाई, तो भाई जैसे अभी तक ये वाले प्रोजेक्ट बनाए थे ना, तो वो वाला फायदा लेना है कि सेंट्रल रिपोजिटरी से मिल जाए, मेहनत ना करना पड़े, तो उनकी शर्त है कि उन्होंने कहा पहले जो प्रोजेक्ट बनाना वो मैवन प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो अब जब फाइल में आना, न्यू में आना, वो सारे फायदा लेने के लिए प्रोजेक्ट में जाना, और यहीं देखो एक ऑप्शन दिखेगा मैवन, दिख गया ना? तो यहां मिल रहा है क्या, मैवन प्रोजेक्ट मिल रहा। तो अब ऐसे प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा मान लो किसी के सिस्टम में न मिले, वैसे अब किसी के सिस्टम पे ऐसा नहीं होगा, 5-7 साल पहले ऐसा होता था, हम लोग के सिस्टम पे ऐसे दिखता नहीं था, क्योंकि इक्लिप्स अलग कंपनी है, मैवन अलग चीज है। तो हम लोग को जब इक्लिप्स के साथ मैवन यूज करना होता था ना, तो हम लोग हेल्प में जाते थे, यहां मिलता था इक्लिप्स मार्केट प्लेस, यहां से मैवन का प्लगइन हम लोग क्या करते थे, इक्लिप्स के अंदर डालते थे, तब इक्लिप्स मैवन को पहचानना क्या करता था, शुरू करता था। तो और उस प्लगइन का नाम था M2E। क्या नाम था? फुल फॉर मैवन टू इक्लिप्स। एक प्लगइन है जो मैवन को इक्लिप्स से जोड़ देता था, इसीलिए हम लोग सर्च मारते थे। अब तुम लोग सर्च मारोगे, तुम्हारे में आएगा इंस्टॉल्ड, मतलब पहले से इंस्टॉल है। हम लोग के टाइम पे 5-7 साल पहले इंस्टॉल नहीं होता था। देखो देखो ये M2E ये सब क्या है, ये तो सेटिंग्स है। देखो इक्लिप्स M2E जो क्या है, इंस्टॉल, पहले से इंस्टॉल। पहले नहीं रहता तो इंस्टॉल लिखा होता था, हम लोग इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते थे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते थे कुछ देर तक, अंतिम में इंस्टॉल होकर एक बार इक्लिप्स क्या करते थे, रीस्टार्ट मारते थे, तब हमको ये ऑप्शन दिखता था जो आज आपको डायरेक्टली दिखना। क्योंकि मैवन इतना फेमस हो गया ना कि सब लोगों ने इसको, इसके प्लगइन को बाय डिफॉल्ट अपने साथ देना क्या किया, स्टार्ट किया। क्योंकि सबको पता था कि यार जावा में काम कर रहा है तो बंदा क्या करेगा, मैवन तो यूज ही करेगा। अब ये कंडीशन है, तो प्रोजेक्ट में गए, मैवन में गए, और मैवन अब यहां पे लिखा है क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, स्किप आर्कटाइप सिलेक्शन। देखो ध्यान से इसी को देखो। तो एक काम करेंगे, हम इस चेक बॉक्स को क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। चलो एक सिंपल ही प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट। अब यहाँ लेकिन अब ये देखो ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन, कुछ 2-4 बातें फालतू दिख रही हैं कि नहीं, पहले तो नहीं होती थी। पहले न्यू करो, प्रोजेक्ट करो, नाम दो, फट से बन गया। तो वही अब इक्लिप्स कह रहा, मैवन कह रहा है भैया मेरी चीज़ यूज करना चाहते हो तो मेरे नियम भी तो फॉलो करो। तो वो कहता है कि अगर एक मैवन प्रोजेक्ट बना रहे हो तो तुमको एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, क्या, ग्रुप आईडी। क्या? ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी में अक्सर
हम उस कंपनी का नाम लिखते हैं जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, या उस ग्रुप का नाम लिखते हैं जो ग्रुप इस चीज पे काम कर रहा है। जैसे मान लो कंपनी का नाम एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन है, एक कंपनी है, तो ग्रुप आईडी में हमने लिख दिया com.ev, ये लिखना, ग्रुप आईडी में डॉट लगाना। लेकिन बहुत बेवकूफ क्या करेंगे, आर्टिफैक्ट आईडी में, आर्टिफैक्ट आईडी क्या होती है, आर्टिफैक्ट आईडी मतलब प्रोजेक्ट का नाम। तो बहुत से लोग यहाँ पे भी डॉट लगाते हैं, यहाँ डॉट लगाने की जरूरत, प्रोजेक्ट कौन सा है, मान लो हम ऑटोमेट कर रहे हैं एजाइल सीआरएम, मान लो कौन सा कर रहे हैं एजाइल सीआरएम, तो हमने नाम रख दिया एजाइल सीआरएम और क्या किया, फिनिश किया। तो एजाइल सीआरएम नाम का है, तो जो आर्टिफैक्ट आईडी रहेगी उसी नाम का प्रोजेक्ट यहाँ पे बन जाए। आई बात समझ में? क्या देना है, ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी। ग्रुप आईडी में किसका नाम दोगे, कंपनी का नाम, com. कंपनी का नाम या org. कंपनी का नाम, बस इतना ही लिखना, और आर्टिफैक्ट आईडी में लिखना प्रोजेक्ट का, ठीक, तो प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें भी यार पहले तो प्रोजेक्ट बनाते थे तो देखो क्या बनता था, सीधे एसआरसी और कोई कहानी नहीं। यहां तुम देख रहे हो एसआरसी नाम से 4 चीज दिख रही है, क्या क्या है भाई, एसआरसी मेन जावा, एसआरसी मेन रिसोर्सेज, एसआरसी टेस्ट जावा, एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज। तो अब ये देखो, अब अंतर देखना शुरू करो। मैवन के भाई देखो दोनों ही जावा चलाएंगे, ये भी जावा प्रोजेक्ट भी, मैवन प्रोजेक्ट भी, लेकिन मैवन कहता है भैया मेरा स्ट्रक्चर में 4 फोल्डर होते हैं, एसआरसी मेन रिसोर्सेज, एसआरसी मेन जावा, एसआरसी मेन रिसोर्सेज, एसआरसी टेस्ट जावा, एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज। तो सवाल उठता है भाई 4 क्यों बनाए, सिर्फ एसआरसी का तुम्हारा काम नहीं चल रहा था। तो भाई मैवन बनाने वालों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि डेवलपर क्या करेगा, जावा में डेवलपमेंट करेगा। तो डेवलपर को क्या होता है, कोड लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, कोड। तो इसीलिए उसके लिए बनाया इन्होंने क्या, एसआरसी मेन जावा। अब मान लो डेवलपर को कुछ इंफॉर्मेशन एक्सेल से चाहिए, कहीं से चाहिए, तो वो रिसोर्स है ना जहां से डेटा या इंफॉर्मेशन उसे चाहिए। तो इन्होंने कहा हम इसलिए 2 बना रहे हैं, एसआरसी मेन जावा में डेवलपर अपना कोड रखेगा, एसआरसी मेन रिसोर्सेज में वो फाइलें वो रिसोर्सेज रखेगा जो उसे यूज करनी है। अब सवाल उठता है क्या, टेस्ट जावा। याद रखो डेवलपर यूनिट टेस्टिंग भी करता है, क्या, यूनिट टेस्टिंग मतलब अपना कोड लिखता भी है और अपने कोड को टेस्ट करने के लिए भी उसको यूनिट टेस्ट केसेस लिखता है। क्या लिखता है, और जानते हैं यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, बहुत आसान होती है। जैसे डेवलपर है, उससे कहा रजिस्ट्रेशन का फंक्शनलिटी बनाओ, तो रजिस्ट्रेशन के लिए गया, वो जावा में क्या लिखा, कोड लिखा, तो उसके लिए क्या बनाया, मेथड बनाया। उस मेथड में 10 चीज भेजते हैं तो वो अंदर ले जाके डेटाबेस में डाल के रजिस्ट्रेशन कर देता है। तो एक मेथड तो बनाया कोड करने की रजिस्ट्रेशन, एक मेथड और बनाएगा और उस मेथड का नाम रखेगा टेस्ट रजिस्ट्रेशन। क्या रखेगा, टेस्ट रजिस्ट्रेशन। और उसी टेस्ट रजिस्ट्रेशन मेथड के अंदर उस रजिस्ट्रेशन मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा। एक बार नहीं 10 बार, एक बार सही वैल्यू भेजेगा, एक बार गलत वैल्यू भेजेगा, और देखेगा कि उसका मेथड जब सही भेजें तो सक्सेस रिटर्न करे, गलत भेजें तो फेल रिटर्न करे, ऐसा कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो समझ जाता है उसका कोड क्या है, सही है। अब जब भी डेवलपर को कोड देना होता है, अरे डेवलपर पागल नहीं, वो भी टेस्टिंग करके देता है, तो वो अपना वही यूनिट टेस्टिंग का कोड क्या करता है, चलाता है। उसका यूनिट टेस्टिंग का कोड उसके मेथड्स को क्या कर देता है, टेस्ट कर देता है कि उसके मेथड सही काम कर रहे हैं कि नहीं। यही क्या है, यूनिट टेस्टिंग। तो भैया एसआरसी टेस्ट जावा इसीलिए बनाया गया था, एसआरसी टेस्ट जावा इसीलिए बनाया गया था कि डेवलपर अपना यूनिट टेस्टिंग का जो कोड होगा वो इसी ऐसा, अरे दिखाएं ऐसे लिखता है। मान लो एसआरसी मेन जावा में उसने एक क्लास बनाई, उसका नाम रखा क्या, रजिस्ट्रेशन। उसके अंदर क्या बनाया, मेथड। ये डेवलपर है समझ लो, पब्लिक
वाइड या रिटर्न कर रहा है कुछ भी, मान लो स्ट्रिंग, और क्या रजिस्टर एक मेथड बनाया है, अभी तो ऐसे फर्जी रिटर्न ले रहे हैं। और फिर यहाँ क्या दिया, कुछ पैरामीटर, क्या स्ट्रिंग, क्या फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग, लास्ट नेम, ऐसे क्या करके बनाए, पैरामीटर बनाए, और इसके अंदर पूरा लॉजिक लिख दिया कि वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को क्या करना है, 3-5 यूजर नेम पासवर्ड जो है, ये लॉजिक लिख दिया। और एक क्लास, इस क्लास एसआरसी टेस्ट जावा में डेवलपर क्या करता है मालूम है, यहाँ पे मान लो एक क्लास उसने और बनाई, उसका नाम रखा क्या, टेस्ट रजिस्ट्रेशन, और उसके अंदर एक मेथड बनाया पब्लिक वाइड, और मेथड कुछ भी रख सकता था, नाम रखा क्या, टेस्ट रजिस्टर। और यहाँ अंदरवा वो क्या करेगा, उसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा क्या करेगा, कॉल करेगा। समझ रहे हो? और उसका मेथड हुआ क्या करेगा, वो ये डेवलपर अपना मेथड हुआ खुद कॉल कर रहा है, यहाँ गलत एक बार कॉल करेगा, दूसरी बार फिर कॉल करेगा, एक बार सही भेजेगा, फिर गलत भेजेगा, तो उसका कोड उस हिसाब से सही रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब ये चलाएगा तो जान जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर मेथड सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। यही यूनिट टेस्टिंग है, यही व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। और क्या, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग या कुछ है, बस यही होता है। जिस लैंग्वेज की व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करनी है वो लैंग्वेज तुमको आनी चाहिए। भाई जावा में कोड लिखा है टेस्ट करने के लिए, जो यूनिट टेस्टिंग का कोड लिख रहे हैं, भाई जावा आएगी तभी तो लिखेंगे भाई, उसके लिए हमें डेवलपर का कोड समझना पड़ेगा। और जनरली ये टेस्टिंग डेवलपर खुद करता है। 98% जगहों पे ये मिलेगा कि डेवलपर अपना कोड भी खुद ही करता है और अपने यूनिट टेस्टिंग के लिए यूनिट टेस्ट केसेस भी खुद ही डिजाइन करता है और कैसे खुद ही कॉल करके टेस्ट करता है। और वो जब ये चला लेता है तो उसको भी यकीन हो जाता है कि सब मेरा बढ़िया चल रहा है। समझ रहे हो? डेवलपर तुम्हारी तरह ऐसा नहीं हर एक चीज चला चला के देखेगा, वो कोड करता भी जाता है और उस कोड को टेस्ट करने का भी कोड लिखता चला जाता है। उसी को बोलता है क्या, वो उसी को बोलता है यूनिट टेस्टिंग, और इन्हीं को बोलता है क्या, यूनिट टेस्ट केसेस। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। समझ में आई बात? तो एसआरसी टेस्ट जावा इसीलिए दिया गया, और एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज इसलिए दिया गया कि अगर टेस्टिंग में तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है टेस्टिंग में, किसी फाइल वाइल की, तो वो फाइल इस फोल्डर, मतलब सब तरीके से रख लो। डेवलपमेंट का कोड एसआरसी मेन जावा में रहेगा, टेस्टिंग का कोड कहाँ रहेगा, एसआरसी टेस्ट जावा में रहेगा। डेवलपमेंट के जो रिसोर्सेज या फाइल हैं एसआरसी मेन रिसोर्सेज में रहेंगी, टेस्टिंग वाली कहाँ रहेंगी, एसआरसी। तो मतलब वही है ना, जो मैवेन है थोड़ा तरीका क्या देता है चीज़ों को काम करने का तरीका क्या देता है, बेहतर ढंग से देता है, सिस्टमेटिक देता है। आई बात समझ में? अब तुम कहोगे सर जी हमें तो डेवलपमेंट नहीं करना। सही बात है, तुम्हें डेवलपमेंट नहीं करना है, तुम्हें तो सिर्फ टेस्टिंग करनी है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो कि तुम एसआरसी मेन जावा का यूज न करो, एसआरसी मेन जावा का यूज न करो। याद करो अपने फ्रेमवर्क को, एक यूटिलिटी लेयर थी, एक पेज लेयर थी, एक टेस्ट केस लेयर थी कि नहीं थी ना, स्क्रिप्ट लेयर या टेस्ट स्क्रिप्ट लेयर थी, पेज लेयर थी और वो थी। तो हम लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं अपना, क्या करते हैं मालूम है, एसआरसी मेन जावा में जो यूटिलिटी पैकेज बनाते हैं, यूटिलिटी का कोड एसआरसी मेन जावा में रखते हैं। बात समझना, जो पेज वाइज क्लासेस हैं कहाँ रखते हैं, एसआरसी मेन जावा में। जो मेरी स्क्रिप्ट नहीं ऑटोमेट करते उसको रखते हैं कहाँ, एसआरसी टेस्ट जावा। मतलब हम लोग अपने हिसाब से अक्सर ऐसा करते हैं। तुम्हारा मन करे तो कुल एसआरसी टेस्ट जावा में रखो, तुम्हारा कुल मन करे तो सारा एसआरसी मेन जावा में रखो, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन सही तरीका हम लोग ऐसा फॉलो करते हैं, ये अच्छा स्टैंडर्ड तरीका है। टेस्ट केसेस कहाँ चले गए, टेस्ट स्क्रिप्ट चली जाती है एसआरसी टेस्ट जावा में, पेज वाइज क्लासेस और यूटिलिटी क्लासेस कहाँ रख देते हैं, एसआरसी मेन जावा। जैसे तुम ही लोग अपने फ्रेमवर्क का इस पे ले जाना चाहो, शिफ्ट करना चाहो, तो बहुत मेहनत थोड़ी नहीं करेंगे,
पेज वाइज क्लासेज यूटिलिटी वाली जो एसआरसी मेन जावा में चिपका देना, और जो टेस्ट केसेस वाली क्लासेज उनको कहाँ डाल देना, एसआरसी टेस्ट जावा। अब मतलब पर्पस समझ में आया? एसआरसी और चाहिए देख तो लो कैसा दिखता है, एजाइल सीआरएम है ना। लो जी, एजाइल सीआरएम अंदर जाओ, एसआरसी तुम तो कहोगे सर जी यहाँ सिर्फ एसआरसी है। एसआरसी के अंदर मेन और टेस्ट, मेन के अंदर जावा और रिसोर्सेज, अंदर तुम्हारी क्लासेज रहेंगी। एजाइल सीआरएम रजिस्ट्रेशन ऐसे ही बनाए थे ना तुम? क्या बनाए थे? कुछ ऐसे ही किए थे क्या? क्या किए हैं? एजाइल सीआरएम नाम के पैकेज के अंदर हमने टेस्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे ये बनाया है। पैकेज का नाम तो तुम अपने हिसाब से चाहो तो क्या कर सकते हो, रख सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन ये देख लो कैसा बनता है। ये देख लो, अब दिखेगा, अब समझ में आएगा हैं? एसआरसी मेन और टेस्ट, मेन के अंदर जावा और रिसोर्सेज, ऐसे ही टेस्ट के अंदर भी जावा और रिसोर्सेज। कोड अब यहाँ एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज में जाके कोड मत लिखने देना, नए एसआरसी मेन रिसोर्सेज में जाके कोड लिखना। पैकेज बनाना होगा, क्लास बनानी होगी, कोड लिखना होगा, या तो एसआरसी मेन जावा में जाओगे या तो एसआरसी टेस्ट जावा। बता रहा है यार, यहाँ जावा कोड यहाँ लिख लो, और फाइल रिसोर्स कुछ रखना हो तो वहां रख लो। इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? और क्या दिख रहा है भाई, देखते हैं, अंतर जरा पकड़ते हैं। एसआरसी दिख गया? कुछ नहीं दिख रहा है। बिन, अरे पॉम वॉम छोड़ो, हम नहीं दिख रहा की बात कर रहे हैं, तुम दिख रहा की बात कर रहे हो। देखो पहले एसआरसी रहता था और क्या रहता था, बिन रहता था ना। एसआरसी में कोड कंपाइल होने के बाद बिन में जाता था। बिन मतलब बाइनरी, हाँ बाइनरी कोड या कंपाइल्ड कोड जो बोलो था ना। लेकिन मैवन ये बात नहीं फॉलो करता। मैवन कहता है कि हम रखेंगे एसआरसी और टारगेट। एसआरसी के अंदर रहेगा आपका क्या, कोड, और कंपाइल जब करेंगे, वो कंपाइल करके बिन में रखता था ना, ये कंपाइल करके कहाँ रखता है, टारगेट में। तो मैवन प्रोजेक्ट में बिन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, टारगेट। ठीक है, याद रहेगा। और टारगेट में कुछ अलग चीज नहीं रहेगी, जो एसआरसी में रहेगा वही कंपाइल होके कहाँ पहुंचेगा, टारगेट में। बढ़िया। डॉट क्लास पाथ वहां भी होता था, यहाँ भी है। डॉट प्रोजेक्ट वहां भी होता था, यहाँ भी है। बस एक नई चीज मिल रही, POM। और फाइल, हाँ ना भाई, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बिल्कुल नहीं है। और इसका जो टाइप है HTML नहीं भाई, वैसे XML डॉक्यूमेंट है। XML फाइलें जो होती हैं वो भी HTML में ही खुलती हैं, ढंग से पढ़ना है तुमको तो POM.XML एक फाइल और बनती है। और यहाँ POM का मतलब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल है। ये लोग प्रोजेक्ट को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए ये लोग POM लिख रहे हैं। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं यूज करेगा, क्या वो मैवन यूज नहीं करेगा? करेगा भाई। ये POM का फुल फॉर्म क्या है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी लाइब्रेरी को मतलब एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, इसलिए इन लोगों ने नाम रखा। क्या, जरा ओपन करते हैं, ये तो अभी उसमें खुलेगा, हाँ एज में, एज में। चलो तब भी खोल के देखते हैं, या क्रोम में खोलें। नारा भाई, वो तो वो था, ऐसे खुल गया होगा, ये देखो खुल गया। ये क्रोम में भी खुलेगा, किसी भी ब्राउजर पे खोलोगे खुल जाएगा। XML खुल जाती है ना, देखो कैसा दिखता है। ये सबसे पहले होगा प्रोजेक्ट, अपने आप बना, हम बनाए ना, बना है अपने आप ना। फिर मॉडल वर्जन 4.00 आएगा। चलो ठीक है, ये आएगा हमेशा। अगली बात आओ, कुछ ग्रुप देखिए, याद रखो वहाँ ग्रुप ID लिखे थे ना, यहाँ आ रहा है ना। वहाँ com.eva लिखा था, यहाँ भी com.eva आ रहा है कि नहीं। आर्टिफैक्ट ID दी थी एजाइल सीआरएम,
यहाँ भी एजाइल सीआरएम आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, वर्जन। अरे यार जैसे मेरा प्रोजेक्ट बना के तुमको दिए, बाद फिर मैं फिर चेंज करके दिए तो वर्जन क्या हो गया, बदल गया ना। पहले 1, जैसे पहले 0.0.1 है, अगली बार क्या हो जाएगा 0.0.2, तो हाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे वर्जन बदलेगा ना, वही वर्जन है। तो बस, और फिर प्रोजेक्ट पे क्या हो गया, खत्म। यही फाइल बनेगी, और यही वो जादुई फाइल है जो मैवन वाले खूब यूज़ करते हैं। इसी फाइल में ही दिन बाद लगे रहेंगे। मैवन में मतलब यही फाइल है सब। अभी तक सब समझ में आया? अब तो हमें इसको यूज करना है ना, तो हम तो इस पे खोलेंगे नोटपैड पे। हम किस पे खोलेंगे, ओपन विथ नोटपैड खोलो, और नहीं तो फिर तुम्हारे पास तो इक्लिप्स है ना, ये अरे वो यहाँ भी तो दिखाई दे रहा है pum.xml, इसे क्या करो, डबल क्लिक करो, खुल गई। वही चीज़ लिखी है सब ना। अब इसी में जार चाहिए, जिसकी जिसकी चाहिए, एक काम करो। अब ये लोग देखो, तुम्हें पता है ना HTML हो चाहे XML चलती है टैग में, तो ये लोग टैग अब दिए हैं हर चीज के लिए। एक टैग दिए हैं जिसका नाम रखे हैं डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज पे शुरू करोगे, डिपेंडेंसीज पे क्या करोगे, खत्म करोगे। कहोगे सर ये क्यों दे रहे हैं, तो ये देखो, जार चाहिए सारी ना, बार बार परेशान रहते हो। कौन कौन सी जार, सेलेनियम की जार चाहिए, मिल तो गई यहाँ, ये है ना सेलेनियम जावा। ओपन करो, डाउनलोड करने का आपसे जरूरत नहीं है, खुल गया सेलेनियम जावा। थोड़ा अंदर आ जाओ, सारे वर्जन दिखाई देंगे। लेटेस्ट वर्जन कौन है, 4.27.0, इस पर क्लिक किया, देखो ध्यान से, सेलेनियम जावा, और यहीं तुमको दुनिया भर के ऑप्शन दिख रहे हैं। यहीं पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्या, मैवन, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, और इसके अंदर देखो इतना डिपेंडेंसी आई, पूरा कोड ही कॉपी करके क्या करो, कॉपी करो, और डिपेंडेंसीज के अंदर ले जाके क्या करो, पेस्ट करो। थोड़ा किनारे लगा देते हैं। वैसे भी चलता, लेकिन थोड़ा ऐसे रहेगा तो क्या रहेगा, हमको समझने में अच्छा रहेगा। तो जो जार चाहिए यही करना है बस। और ये जार सिस्टम पे नहीं है ना, अगर ये नहीं होगी, आजकल ये जार अगर सिस्टम पे नहीं होगी, यहां देख रहे हो, ये देखो कुछ चल रहा है ना, अब ये अपने आप डाउनलोड कर रहा है। कहां से, अरे मैवन वालों की तो साइट है, वो अपनी साइट से उठा के सब क्या कर रहे हैं, ये लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है, अब कुछ चाहिए 4.27 के बाद 4.27 नहीं 6 पे चलाना है, कोई नोटंकी नहीं करनी है, बस 7 की जगह क्या कर देना है, 6 कर देना है, सेव कर देना है। और गलती से ना चले तो राइट क्लिक करके जो अपडेट प्रोजेक्ट किया था वो कर देना है, अपने आप देखेगा 4.26 सिस्टम पे है या नहीं होगा तो जाएगा उठा लेगा। कोई अभी अपना काम कर रहा है ना, हो गया, फिर भी एरर है, यही है, मैं थोड़ा परेशान जरूर करता है। एक काम करते हैं हम लोग, कई बार जब परेशान, HTTP को जरा क्या करते हैं, S करके देखते हैं, चला गया, लो बढ़िया है, किस्मत अच्छी थी। कई बार नहीं जाता भाई। हाँ कभी जब शुरू, देखो अब कहोगे सर जी डाउनलोड हो गई नहीं हो गई हम कैसे माने, पहला सवाल। दूसरा सवाल कहाँ डाउनलोड हुई, और तीसरा सवाल ये कैसे जानता है मेरे सिस्टम में फलानी चीज पड़ी है। हम कह रहे थे ना, जाके ऐसा नहीं हर बार डाउनलोड ही करता है, देखता है सिस्टम पे है तो नहीं करता। बेवजह तुम्हारा डेटा खाएगा नहीं, बेवजह तुम्हारा डेटा नहीं खाएगा, न होगा तो नहीं रख के लेगा, नहीं होगा तो लाएगा। तो सवाल उठता है कैसे,
तो या जो तुम अभी डाउनलोड किए हो कहाँ रखा है, तो अब चलते हैं वहाँ सी ड्राइव में आओ। सी ड्राइव में तुम्हें मिलेगा यूजर्स में मिलेगा तुम्हारा यूजर नेम, उसके अंदर देखना एक फाइल बनेगी .m2। तो जो डाउनलोड करता है यहीं ले आके रखता है, तभी जो कहते हैं ना जाके चेक करता है, तो यहीं आके चेक करता है .m2 के अंदर वो चीज है कि नहीं है। नहीं होती है तो डाउनलोड कर लेता है, होती है तो फिर डाउनलोड नहीं करता। यही .m2, इसी .m2 को बोलते हैं क्या, लोकल रिपोजिटरी। तो दो रिपोजिटरी हैं, सेंट्रल और लोकल। सेंट्रल वो जहां से आती है, लोकल वो जहां। सेंट्रल सबके लिए कॉमन है, लेकिन लोकल सबकी अपनी क्या है, अलग अलग। लेकिन इस सिस्टम पे चाहे 100 मैवन प्रोजेक्ट बनाओ, 100 वर्कस्पेस बनाओ, लोकल रिपोजिटरी यही एक काम करेगी। कौन सी, .m2। हमने एक के लिए डाउनलोड कर दिया है तो दूसरे के लिए भी वो अपने आप मिल जाएगी, बस उसको डिपेंडेंसी का वहाँ नाम भर देना है। वो खुद ही जाके चेक करता है कि क्या .m2 में वो है तो नहीं डाउनलोड करेगा, नहीं होगा तो। अब जरा देखते हैं अच्छा .m2 में क्या है। रिपोजिटरी में कहोगे सर जी यहाँ तो दिख नहीं रहा है, कॉम में जाओ। अच्छा चलते हैं, कॉम में चलें, चलो ORG में चलते हैं। कोई पहचाना हुआ दिख रहा है, सेलेनियम ना, सेलेनियम जैसा कुछ दिख रहा है। और अंदर चले जाओ, 4.27 उसकी जो जार से रिलेटेड क्लासेस हैं, फाइलें हैं, सब हैं। मतलब वो एक जार नहीं रखा है, तोड़ ताड़ के अपना रखा है, लेकिन जाके देखोगे सबका वर्जन क्या मिलेगा, 4.27। और अगर अभी मान लो हमको लगा ना 7 पे ना चल रहा, हमें 6 चाहिए, 6 लिखा, सेव कर दो। नहीं डाउनलोड करेगा तो चलने घूमने लगेगा, नहीं कर रहा है ना। तो कभी किसी सिस्टम पे ना करे तो इसी अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना, कौन सा ऑप्शन आएगा, मैवन। बहुतों में तो सेव करते ही होना शुरू हो जाएगा। अपडेट प्रोजेक्ट, और ये फोर्स अपडेट वाली बटन को क्या, चेक बॉक्स को क्या कर देना, चेक कर देना और ओके कर देना। अब देखो अपडेटिंग मैवन प्रोजेक्ट शुरू। तो जो 4.26 जाके चेक किया होगा तो यहाँ पे पाया नहीं होगा उस समय। अब देखो 4.26 आ गया कि नहीं। अब सारी जार डाउनलोड, यहाँ देखो 2। अब ये भी अच्छी है, ऐसा नहीं पुराना हट गया नया, सब वहीं पड़ा है। जो नंबर लिखोगे उससे चलना शुरू हो जाए। कितना बढ़िया है नहीं। इसीलिए कहते हैं कि मैवन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है क्या, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। भाई जार मैनेजमेंट कहो या लाइब्रेरी मैनेजमेंट कहो, ये लोग डिपेंडेंसी जार को बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्या, मैवन एक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल है। जो भी जार वार है सब मैनेज करना क्या है, आसान है। और एक बात बता दें, कई बार ये इस जार से रिलेटेड 4 जार और हैं, तो तुम्हें चारों को क्या हो, कितने बजे, ठीक है। तो अगर कोई है, अगर तो हाँ क्या बता रहे थे, हाँ मतलब ये क्या है, जो भी जार होगी, डिपेंडेंसी होगी, वो डाउनलोड कर देगा। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन इसमें, बढ़िया। अच्छा हाँ ये बता रहे, जैसे एक ये किए, मान लो इस जार को 4 जार और चाहिए, तुम्हें चारों के लिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। यही जार लिखो, अगर इसको लगेगा कि 4 ठो और चाहिए तो अंदर ही अंदर क्या करेगा, ले लेगा। अच्छा अब ऐसे बताओ और क्या हम लोग यूज कर रहे थे, सेलेनियम हो गया और रेस्ट एश्योर्ड ना। तो हम बस जाएंगे यहाँ, लिखेंगे क्या, रेस्ट एश्योर्ड। किसी की रेस्ट एश्योर्ड है 5.5.0, यही कॉपी करना है और यहाँ ले आके
गया ना, इसकी जार भी लेते आए। और क्या यूज किए थे तुम लोग? अपाचे POI, इसकी जार बार डाउनलोड कर रहे थे ना, कुछ मत करो। बस यहाँ लिख दो, हाँ या POI लिख दो तब भी आ जाएगा, नहीं फेमस है ये। एक तो ये उठा लेना। लेकिन अच्छा कई बार ऐसा भी होता है किसी किसी के लिए एक नहीं 2-2 डिपेंडेंसी भी ऐड करनी पड़ती है, जैसे इसके लिए देखते हैं। अच्छा इस एक से काम नहीं चलेगा भाई, आज से याद रखना, कहीं काम करोगे तो मत। अपाचे POI जब यूज़ करना ना, तो एक तो ये कर लेना कॉमन वाली, एक और ज़रूरी है ये वाली, भूलना मत, याद रखना OOXML, ये वाली भी चाहिए, नहीं तो प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसका भी 5। अच्छा अब ये मत करना, POI पे ऑटोमेशन करने के लिए 2 जार चाहिए, एक 5.3 कर दो, एक 5.2 कर दो, दोनों आपस में लड़े तो काम नहीं करेगा, ये गलती हो जाएगी तुम्हारे साइड से। जब वो या तो उसका भी 5.1 यूज करो, इसका भी 5.1 यूज करो, तुम पता चला बोला कि POI की 2 डिपेंडेंसी ले लो, एक ले लिए 5.3, एक ले लिए 5.1, तो गड़बड़ कर दिए। तो भाई वो 5.3 है तो ये भी 5.3, कुछ नहीं का। और अगर मान लो कभी गलती से कुछ गलती हो भी जाए तो तुम्हें पता तो है ही, यहीं जाके हम चेंज कर लेंगे, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। ऐसे थोड़ी ना यहाँ से नहीं चेंज कर सकते भाई। 5 पॉइंट कुछ और चाहिए होगा तो यहाँ जाके क्या कर देंगे, कुछ और लिख देंगे इसको, है हमें तो 3 ही चाहिए। एक काम करते हैं जरा, सेव हो गया, कभी इनके पे नहीं कर रहा, अपडेट फोर्स अपडेट वाला, फिनिश, ओके करो। थोड़ा टाइम लेगा, टाइम भी इसलिए ले रहा है क्योंकि वो नहीं है, होता तो तुरंत बता दिया होता, हाँ भैया है। और ये भी दिखेगा क्या क्या डाउनलोड हो रहा है, ये दिख रहा है। इस पे क्लिक करो या बगल वाले पे क्लिक करो, दिखाएगा ये सब। हम मतलब ऐसा भी नहीं कि तुमको लगे कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाई देख लो भाई हो रहा। और जाके वहां देखो तुमको जार दिखनी चालू हो जाएंगी। हाँ हाँ, और इसका एक बेनिफिट यहाँ भी दिखेगा भाई, यहाँ देखो मैवन डिपेंडेंसी, ये पहले नहीं दिख रहा था, ये अब दिख रहा है मैवन डिपेंडेंसीज। इसके अंदर जाओगे तो सेलेनियम की, इनकी, उनकी जो जार हैं, हाँ सवार आए भैया ये डिपेंडेंसीज हमने डाउनलोड कर रखी है, अब हम तैयार है, जार बार मेरे पास है। कोड चलाओ, जो कोड लिखना है लिखो, जो कोड चलाना है चलाओ। ये है मैवन यूज करो तो नेट से कनेक्टेड हमेशा रहना पड़ता है ना। तो मैवन जब यूज करते हैं तो ऐसे भी नेट, आज कौन सी बड़ी चीज है, या ऑफिस का काम तो नेट पे ही होता है, तो मैवन है जब नेट से हमेशा ही कनेक्टेड रहते हैं। यार हम भी थोड़े कंफ्यूज हैं, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो कोई नहीं, चैट GPT भी है, और लिखते हैं रेस्ट एश्योर्ड ऑटोमेशन ना सैम्पल POM.XML, बहुत लोग बनाए होंगे, हम अकेले थोड़ी ना। जैसे ये लोग देखो गुरु 99 वाले बताए हैं, तो जो काम की होगी तीन कर रहे हैं भाई, एक रेस्ट एश्योर्ड और एक का जेसन पाथ है, एक है क्या XML पाथ, और एक का है रेस्ट एश्योर्ड। वो एकदम डाल दो यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और ये भी बता रहा है 3 ठो करो, पूरा पढ़ो, क्योंकि जब पुराना जमाना यूज कर रहे थे तब, अगर नया यूज कर रहे हो जावा 9+ हो
जो कि हम लोग हैं, तो कह रहा है एक ही कर दो। इसका आर्टिफैक्ट आईडी क्या है? रेस्ट एश्योर्ड ऑल। चीजें अंदर से क्या करेगा? उठा लेगा। वैसे ये ढूंढे वहां भी मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना बस यही है। देखे हैं, एक मिनट, क्या भाई है ना, यही वाला ले लो। हमको तब वो वाला नहीं चाहिए। कौन वाला? जो हम पहले, ये देख रहे हो अभी ये सब कर रहा है, दुनिया भर कैसे करना है ना। कहाँ गया? अच्छा, कभी कभी ये दिख जाएगा स्कोप ना, और टेस्ट लिखा होगा तो हटा देना। स्कोप बताने का मतलब हुआ कि भैया ये एसआरसी टेस्ट जावा में काम करेगा, एसआरसी मेन जावा पे काम नहीं। तुमने स्कोप डिफाइन कर दिया टेस्ट में है, मत दो स्कोप, तो दोनों में रहेगा। तो हमने स्कोप कहीं दिखे तो क्या कर देना, करना हटा देना, बात ही कर। क्या वो भाई हुआ कि हाँ हो तो गया आई थी, लेकिन अब आल वाला करना है ना। क्या करें? मैवन अपडेट, कोर्स अपडेट, ओके, हो गया, सब्जी हो गया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक। और कौन सा कोड कल चलाने के लिए कोशिश कर रहे थे हम लोग? किस में था? डीपी में था। कहाँ है ये सब? क्या है? हाँ नहीं, हमने जो बनाया था यही कोड लिखा था कल। हाँ चलो, यही लिखा था ना। अरे यार यही कोड लिखा था, तो यही कोड उठाओ, कॉपी करके क्या मार दो, पेस्ट मार दो। एक काम करते हैं, एक क्लास ही कॉपी करते हैं, और यहाँ कहाँ बताओ, सॉरी कहाँ रखें, चलो एसआरसी टेस्ट जावा में पेस्ट कर देते हैं। बस ये डायरेक्ट आ गया होगा। पैकेज का नाम हम लोग कोड पैकेज में रखते हैं ना। चलो एक पैकेज बना देते हैं, न्यू पैक, ओह शिट, न्यू पैकेज का नाम क्या रखते हैं? मान लो रख देते हैं टेस्ट, और इसी के अंदर इसको उठा के क्या करते हैं, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिए। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, रिफ्रेश मार दो, आ जाएगा। यहाँ तो आ गया। क्या हुआ? चलो देख रहे हैं, ठीक है, चल गया। अब चला के देखते हैं। कोई विंडोज शो व्यू और क्या है, ये क्लास लोडर की इसमें क्या आ रही है, कुछ एक्सेप्शन आ रही है, एक से ज़्यादा में, फिर या तो 3 ही ट्राई करके देखें। और एक चीज़ और इसमें चेक करते हैं हम लोग, रेस्ट एश्योर्ड ऑल तो हमने डाल दिया है। क्या चीज़ एक और बोल रहे थे यार, अच्छा ये अभी क्यों भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, जानते हो क्या दिक्कत है? रेस्ट एश्योर्ड भी नहीं पाया। एक चीज़ और तो तुमको दिखाना चाह रहे थे, चलो अच्छा, ये बाद में बताएंगे क्यों किया। अभी जानते हो क्या दिक्कत है?
या एक मिनट इसको तो रहने भी दो। एक दिक्कत ये दिख रही है, अच्छा ये देखो, फिक्स प्रोजेक्ट सेटअप। अच्छा ये ऐड आर्काइव, ये तो कह रहा है कि क्या करो, जार अलग से क्या करो, ऐड करो। चलो ये तो हो गया, और इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ याद है, कल भूल गए, हमने तुमको जेसन रीड करने के लिए बताई थी ना, क्या बताया था, भूल गए हैं, याद आया? org.json की एक छोटी सी जार उठाई थी ना, तो इसको यूज करना है भाई। मैवन यूज कर रहे हो तो कोई भी यूज करोगे तो उसकी क्या दोगे? बस अब ये जारवा डाउनलोड नहीं करनी, सीधे जाना है अंदर, कॉपी मारना है और अंदर जाके क्या कर देना है, यहाँ पे pm.xml में डिपेंडेंसीज के अंदर पेस्ट कर देना है, सेव करना है। नहीं अपने आप हो तो राइट क्लिक करके मैवन और अपडेट प्रोजेक्ट कर देना है, वो आ जाएगी। और जो वो एरर थी वो चली जाएगी, चली गई ना। अब ट्राई मारते तो चला दिया, तो चल गया होगा। एक मिनट दिखाते हैं वो करके, डिबग मोड में स्विच किया, क्या है भाई, अरे यार विंडो शो व्यू, क्या कंसोल फिर है क्या ये, वही क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन बता रहा है। और इसको चलो इसको देखेंगे, क्लास नॉट फाउंड ये आ रहा है, क्लास नॉट HTTP क्लाइंट, ये नहीं क्लास मिल रही है इसे। तो एक काम करो, क्या मिल रहा है इसका नाम यार, नहीं कुछ है ना वैसे 21 पैकेज में org.h नहीं दिख रहा है ना ये, तो यही उठा के ना यहाँ क्या कर दो, पेस्ट कर दो, जिसके अंदर होगी उसका नाम नहीं दिख रहा है। चलो HTTP क्लाइंट आया, किसका था हमारा, देखें फिर से क्या था मेरा, org.apache.http क्लाइंट ना, तो यही होगा यार। अगर कुछ ऐसा हो रहा हो, वैसे हम 2-3 जार करते तो उसमें दिक्कत आने का चांस कम था। एक छोटी बात और भी सिखानी है तुम लोगों को, हमने मैवन को बताया नहीं ने जावा का वर्जन, मेरे सिस्टम पे जावा 22 पड़ा है ना, लेकिन मैवन के साथ दिक्कत यही है, नहीं बताओगे तो जावा 5 यूज़ करने लगेगा, तो उसको अलग से बताना पड़ता है कि भैया नहीं हमें क्या यूज़ करना है। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है जो चीज़ नई चीज़ के साथ चलने वाली होगी, क्योंकि जावा बाई डिफॉल्ट 5 पकड़ रहा होगा, देखिए क्या पकड़ा है तुम्हारे, देखो 8 पकड़ा है ना, जबकि है तो इसमें जावा का कौन सा वर्जन 22 ना। तो ये भी बताएंगे कैसे, ये बताते हो नहीं भैया 1.8 मत यूज़ करो, जो हम बोल रहे हैं अभी तो 1.8 यूज़ करने लगा, आज के 1 साल पहले तक तो जावा 5 उठा लेता था पूरा 1.5। चलो ये वाली जार भी डाल के देख लेते हैं। कहाँ गया, ना भाई अब भी आ रहा है, चलो ये हम देखेंगे क्यों आ रहा है, ठीक है। चलो इसमें कुछ एक आध चीज़ कोई मिसिंग है, ऐड कर देंगे तो ये मतलब अब, लेकिन मैवन का आइडिया लगा ना, तो अभी